हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम डोज पे। मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम भारतीय संविधान पढ़ रहे थे और इसमें हमने लोकसभा, राज्यसभा और जो संसद था मतलब उसको डिस्कस किया था। तो जो संसद के हमने पढ़ा था, जो आर्टिकल 79 है भारतीय संविधान का, वह क्या है, संसद के बारे में बताता है। और इसमें बताया गया था कि संसद के 3 अंग होते हैं, जिसमें एक राष्ट्रपति था, राज्यसभा था और लोकसभा था। तो राज्यसभा और लोकसभा को हमने डिस्कस किया था। और यहाँ पे अगर हम बात करें संसद के कुछ जो अनुच्छेद हैं, महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जिनसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो उनको हम एक बार डिस्कस करते हैं। क्योंकि हमने लोकसभा और राज्यसभा को अलग अलग पढ़ा था, तो कुछ मीटिंग्स हैं लोकसभा और राज्यसभा की, जॉइंट सेशन होता है, और कुछ अनुच्छेद हैं जो एक साथ पढ़े जाते हैं। तो उन्हें हम सारे डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका एग्जाम से ना छूटे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पार्लियामेंट के इम्पोर्टेंट अनुच्छेद। अगर बात की जाए आर्टिकल 83 की, तो जो आर्टिकल 83 है, आर्टिकल 83 में बताया गया है कि ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट अगर हम बोलें, शब्द संसद बोलें, तो संसद में दोनों सदन आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो आर्टिकल 83 है, आर्टिकल 83 में दोनों की ड्यूरेशन की बात की गई है कि लोकसभा की क्या ड्यूरेशन होगी और राज्यसभा की क्या ड्यूरेशन होगी। अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा हमें पता है वह डिसॉल्व नहीं होती है, वह कभी भंग नहीं होती है। अगर नॉर्मल टाइम पीरियड की बात की जाए, तो जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, वह क्या होता है, जो 1/3 सदस्य होते हैं वह हर 2 साल पर क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें कि 1/3 1 साल में हुए, देन मतलब 1/3 2 साल में हुए, नेक्स्ट 2 साल में 1/3, एंड नेक्स्ट 1/3 कितना, 2 साल में। तो 6 साल के अंदर पूरी जो राज्यसभा है वह नई हो जाती है। तो सदस्यों के बेस पर अगर राज्यसभा के कार्यकाल की बात की जाए, तो सामान्य कार्यकाल जो होता है राज्यसभा का 6 वर्ष होता है, और राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है। वहीं अगर हम बात करें लोकसभा की, तो जो लोकसभा का कार्यकाल है, जो लोकसभा का टाइम पीरियड है, वह जो उसका प्रथम सेशन होता है उसके पहले अधिवेशन से 5 वर्ष तक माना जाता है। तो हमने देखा ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें राज्यसभा के लिए अगर सदस्यों के हिसाब से देखा जाए तो 6 वर्ष, और जो लोकसभा है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। और 5 वर्ष में जो पहला सेशन होता है उससे 5 वर्ष काउंट किए जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ बात की जाए कि क्या वह 5 वर्ष हर हाल में 5 वर्ष ही रहेगा, तो नहीं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उसका कार्यकाल कितने वर्ष होगा, तो यहाँ 5 वर्ष आंसर आता है इसका। लेकिन कभी कभी क्या है, जो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। तो जो लोकसभा है उसको 5 वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति डिसॉल्व कर सकता है। तो हमने दोनों के कार्यकाल देखे। इसमें क्या है कि जब नेशनल इमरजेंसी लगती है, जो आपात लगता है, तो आपात की स्थिति में भी क्या है, लोकसभा के कार्यकाल पर क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है। और लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक बार में 1 साल के लिए क्या है, लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। तो इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस समय भी इसका क्या है, कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया था। तो यहाँ से एक प्रश्न और बन जाता है लोकसभा का, कि लोकसभा का जो कार्यकाल था वो 5 वर्ष होता है, लेकिन इसको जो 42वें संविधान संशोधन से 1976 में, क्योंकि 1975 में क्या था, आपात लगा था, नेशनल इमरजेंसी लगी थी, तो उस समय पे क्या था, इंदिरा गांधी की सरकार ने क्या किया था, इसका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया था। और इसका कार्यकाल जो 5 वर्ष होता है मिनिमम, वह कितने वर्ष कर दिया था, 6 वर्ष कर दिया गया था। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन पुनः क्या किया गया, दोबारा से 44th अमेंडमेंट आता है, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा पुनः इसको कितना कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया गया। तो वर्तमान में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो आर्टिकल 83 देखा हमने, ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अगर हम आगे बढ़ें और बात की जाए आर्टिकल 84 की, तो आर्टिकल 84 में जो क्वालिफिकेशन है वो दे रखी है किसकी, मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट की मेंबरशिप के लिए क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, मतलब संसद की सदस्यता के लिए क्या अर्हताएं होंगी, अर्थात संसद की क्या लेनी है, सदस्यता लेनी है। तो संसद की सदस्यता के लिए आपके पास क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन है, वह आर्टिकल 84 में बताया गया है। तो यहाँ हम बात करें कि सदस्यता लेनी है, तो इसका क्या है, 2 जगह प्रावधान है।
एक तो संविधान में दिया गया है और दूसरा क्या है, संसद विधि बनाकर भी क्या कर सकती है, इसको कुछ क्वालिफिकेशंस डिसाइड कर सकती है। तो अगर संविधान द्वारा बात की जाए तो संविधान में दिया गया है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होंगी। तो उसमें एक है कि वह क्या होना चाहिए, कोई व्यक्ति जो संसद की सदस्यता लेना चाहता है अर्थात संसद का सदस्य बनना चाहता है तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। तो सबसे पहले वह भारत का नागरिक, तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर हम एज की बात की जाए तो एज क्या है, अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो राज्यसभा के मेंबर के लिए मिनिमम एज जो है 30 ईयर्स डिसाइड की गई है। तो राज्यसभा के लिए मिनिमम एज 30 ईयर्स और लोकसभा के लिए मिनिमम एज 25 ईयर्स डिसाइड की गई है। तो अगर हम एज की बात की जाए तो राज्यसभा के लिए 30 साल और लोकसभा के लिए व्यक्ति कितने वर्ष का होना चाहिए, 25 वर्ष का होना चाहिए। और वह क्या है, जो तीसरी अनुसूची में जो शपथ का वर्णन दिया गया है तो उसके हिसाब से इसको शपथ लेने के लिए योग्य होना चाहिए। तो अर्थात शपथ तीसरी अनुसूची के हिसाब से, और लोकसभा के लिए एज 25, राज्यसभा के लिए एज 30 और भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर यहीं पर बात की जाए तो यह तो थी संविधान द्वारा जो क्वालिफिकेशंस थी वह थी। अगर बात की जाए कि संसद भी विधि बनाकर जो है कुछ क्वालिफिकेशन डिसाइड कर सकती है, तो संसद ने क्या, पार्लियामेंट ने क्या क्या डिसाइड कर रखा है, जैसे वह क्या है, किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं वहाँ से क्या होना चाहिए, वो मतदाता के तौर पर पंजीकृत होना चाहिए, मतलब एक रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए। तो वह क्या है, रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए। अगर बात की जाए कि हमने बात की थी कि लोकसभा में कुछ सीटें रिजर्व होती हैं एससी और एसटी के लिए, तो अगर एसटी और एससी के लिए जो सीटें रिजर्व हैं तो वहाँ भी क्या दिया गया है कि अगर जो सीटें एससी और एसटी के लिए रिजर्व हैं तो उन पर एससी और एसटी कास्ट का ही व्यक्ति क्या है, निर्वाचित होना चाहिए। मतलब उसके लिए वहीं से जो इलेक्शन लड़ेगा वह एसटी और एससी समुदाय से जो लोग होगा, कम्युनिटी से, वही लड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि सीट एससी एसटी की है और क्या है, जनरल का व्यक्ति क्या है वहाँ से चुनाव लड़ ले या सदस्यता हासिल कर ले। तो इसमें दो थी जो संसद ने विधि बनाकर की कि वह पहले तो रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और दूसरा क्या होना चाहिए कि अगर एसटी और एससी में चुनाव लड़ रहे हो, सीटें हैं, तो वह व्यक्ति एसटी या एससी समुदाय से ही होना चाहिए। तो आर्टिकल 83 ड्यूरेशन ऑफ पार्लियामेंट हाउस और आर्टिकल 84 क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। अगर बात की जाए आर्टिकल 85 की, तो आर्टिकल 85 में दे रखा है सेशंस ऑफ पार्लियामेंट के सेशंस, प्रोरोगेशन एंड डिसॉल्यूशन, अर्थात संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। तो अगर बात की जाए कि संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन की, तो संसद के सत्र साल में 3 बार संसद के क्या होते हैं, सत्र चलते हैं, 3 सेशंस होते हैं। अगर बात की जाए कि यह सेशन का आहूत कौन करता है, अर्थात कमेंसमेंट के लिए क्या समन कौन करता है, तो बात की जाए राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह क्या है, संसद के सत्रों को बुलाए या आहूत करे या समन करे। तो जो संसद के सत्र होंगे उनके लिए क्या है, बाई प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति होता है वह संसद के सदनों की क्या करता है, आहूत करता है। तो यहाँ से प्रश्न कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है कि संसद के सत्रों को कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। और अगर बात की जाए कि जो संसद के सत्र हैं, जो सेशंस हैं, उनके बीच में क्या है, 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अतः मतलब कि अगर कोई पहला सत्र चला, मतलब फर्स्ट सेशन क्या है संसद का चला, तो जो फर्स्ट सेशन का जब लास्ट दिन, जिस दिन मतलब फर्स्ट सेशन मान लिया जाए कि 1 तारीख से सेशन स्टार्ट हुआ था और यह सेशन 29 को ख़त्म हुआ, तो अब 29 से और नेक्स्ट जब फर्स्ट डे होगा, अगले सेशन का फर्स्ट डे होगा, उनके बीच में 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए, मतलब 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो जो लास्ट डेट है और जो नेक्स्ट की फर्स्ट डेट है उसके बीच में क्या है, 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से भी ये प्रश्न भी अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। तो और दूसरा क्या है कि जो संसद के सत्र होते हैं तो इनकी आहूत कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा आहूत किया जाता है। अब बात की जाए आर्टिकल 87 की, तो आर्टिकल 87 में क्या है, जो राष्ट्रपति है वह क्या है, उसके पावर है कि वह क्या है, स्पेशल एड्रेस करता है, किसको,
संसद के सदनों को, अर्थात राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। तो जो संसद के सत्र होते हैं, तो जो फर्स्ट सेशन जो होता है संसद का, जैसे मान लिया जाए लोकसभा को लिया जाए, तो लोकसभा का जो जनरल इलेक्शन होते हैं लोकसभा के, तो जब लोकसभा के जनरल इलेक्शन हुए और जब फर्स्ट टाइम नई लोकसभा का गठन हुआ, चुनावों के बाद नई लोकसभा का गठन हुआ और नई लोकसभा चुनकर आई, तो उसका जो फर्स्ट सेशन होगा, मतलब जिसका जो फर्स्ट सेशन होगा उसको एड्रेस कौन करेगा? बाय प्रेसिडेंट। तो ये प्रेसिडेंट को स्पेशल अधिकार है कि वह स्पेशल एड्रेस करता है किसको? संसद के सदनों को, जिसमें क्या है कि फर्स्ट मीटिंग ऑफ लोकसभा, मतलब जब नई लोकसभा बन के आती है तो वह क्या करता है? राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा को क्या करता है? बुला लेता है और दोनों का क्या है? संयुक्त अधिवेशन करता है। और उसका कौन करता है एड्रेस? बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो नई लोकसभा बनने के टाइम पे भी क्या है? राष्ट्रपति इसका क्या करता है? एड्रेस करता है। और दूसरा क्या है कि हर साल, जैसे 5 साल का क्या है लोकसभा का कार्यकाल, कितने साल का है? 5 साल का कार्यकाल है। तो 5 साल में, जैसे एक साल में 3 सेशन होते हैं, तो यह 3 सेशन में से जो फर्स्ट सेशन होगा, जो 3 सेशन में से जो फर्स्ट सेशन होगा उसको कौन एड्रेस करेगा? उसको राष्ट्रपति करेगा। अब दूसरी साल हुई तो दूसरी साल का जो फर्स्ट सेशन होगा उसको फिर राष्ट्रपति एड्रेस करेगा। जो तीसरी साल है, तीसरी का फर्स्ट सेशन फिर राष्ट्रपति एड्रेस करेगा। इसी तरह से जो हर साल का फर्स्ट सेशन जो भी होगा उसको एड्रेस करता है कौन? राष्ट्रपति। तो आर्टिकल 87 में यही बताया गया है कि स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट, तो संसद के सदनों का स्पेशल एड्रेस। अगर बात की जाए आर्टिकल 88 की, तो आर्टिकल 88 में दे रखा है राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 88 जब हम अटॉर्नी जनरल पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको यह बताया था कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है उसको संसद के दोनों सदनों में क्या है? भाग लेने का अधिकार है। अर्थात दो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के दोनों सदन, दोनों हाउसेस, हाउस ऑफ पीपल्स एंड हाउस ऑफ स्टेट असेंबली, तो मतलब क्या है उसका? लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बैठकों में क्या है? भाग लेने का अधिकार है किसको? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। लेकिन क्या है? वोट देने का अधिकार नहीं है। तो यहीं पे आर्टिकल 88 में यही बताया गया है कि जो मिनिस्टर्स हैं, तो मिनिस्टरों की बात की जाए कि मंत्रियों की बात की जाए, तो मंत्री को भी यह अधिकार है कि वह क्या है? दोनों सदनों की मीटिंग में क्या करे? भाग ले सके। लेकिन क्या है? वोट देने का अधिकार नहीं होता है। मान लिया जाए कि लोकसभा का सदस्य है और वह क्या है? राज्यसभा में, लोकसभा का सदस्य और वह राज्यसभा में किसी मीटिंग में है, तो यहाँ ये नहीं है कि लोकसभा का मेंबर राज्यसभा में जाके वोट दे देगा, नहीं, वह अपनी लोकसभा में ही वोट दे सकता है। अगर राज्यसभा का है तो वह लोकसभा में वोट नहीं देगा। अगर जॉइंट सेशन है तो वहाँ बात अलग होती है। तो इसी प्रकार से अटॉर्नी जनरल है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को क्या है? उसकी जो कार्यवाही उनमें भाग लेने का अधिकार है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं होता है। तो आर्टिकल 88 ये क्या है? राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताता है। तो सदन की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। अब बात की जाए आर्टिकल 89 की, तो आर्टिकल 89 में चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के बारे में बताया गया है कि राज्यसभा का क्या होगा? एक सभापति होगा और एक उपसभापति होगा। तो हमने देखा था कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो राज्यसभा का जो चेयरमैन है तो वह क्या है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, पदेन सभापति होता है। वह कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। तो चेयरमैन तो कहाँ से आ गया? चेयरमैन तो वाइस प्रेसिडेंट हो गया। लेकिन जो डिप्टी चेयरमैन होता है, उपसभापति जो होता है, वह राज्यसभा के व्यक्तियों में से ही, अर्थात राज्यसभा के सदस्यों में से किसी एक को क्या है? उपसभापति चुन लिया जाता है। तो जब सभापति नहीं होगा, अर्थात मान लिया जाए जो वाइस प्रेसिडेंट है वह एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम कर रहा है, तो उस समय पर क्या है? उपसभापति जो होगा वह राज्यसभा की कार्यवाहियों का संचालन करेगा। तो चेयरमैन, तो यहाँ पे एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है और वहाँ क्या है? उस सदन की कार्यवाहियों का संचालन करता है। तो उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है? राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है, लेकिन वह क्या है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अर्थात पद के तौर पे उसको राज्यसभा में चेयरमैन माना जाता है।
तो चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया, और डिप्टी चेयरमैन जो होता है वह क्या है, डिप्टी चेयरमैन जो वह क्या है, वह राज्यसभा से ही किसी एक व्यक्ति को या एक सदस्य को चुन लिया जाता है। अगर इनके इस्तीफे की बात की जाए कि यह अपना इस्तीफा देंगे तो किसको देंगे, तो हमें पता है जो राष्ट्रपति होता है वह अपना इस्तीफा, जो उपराष्ट्रपति होता है वह अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है। तो चेयरमैन चूंकि यहाँ पे क्या है, चेयरमैन क्या है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, तो वाइस प्रेसिडेंट अपना जो रेजिग्नेशन है वह किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। लेकिन जो उपसभापति है, डिप्टी चेयरमैन है, अगर डिप्टी चेयरमैन अपना रेजिग्नेशन देता है अपनी पोस्ट से तो वह किसको देगा, चेयरमैन को देगा। तो चेयरमैन चूंकि वाइस प्रेसिडेंट होता है तो वाइस प्रेसिडेंट किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है, और डिप्टी चेयरमैन जो है वह किसको देता है, चेयरमैन को अपना इस्तीफा देता है। तो आर्टिकल 89 में हमने देखा सभापति और उपसभापति, तो यह किसके थे, राज्यसभा के। अगर 93 में बात की जाए तो 93 में सेम दिया गया है लोकसभा के लिए कि लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा, मतलब लोकसभा का एक स्पीकर होगा और एक डिप्टी स्पीकर होगा। तो जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं लोकसभा के, जो लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं, तो यह क्या है, यह दोनों लोकसभा के सदस्यों में से ही चुन लिए जाते हैं। जिस हिसाब से राज्यसभा का जो सभापति था, चेयरमैन था, वह कौन था, वह तो वाइस प्रेसिडेंट था, तो वह उस सदन का सदस्य नहीं होता है। लेकिन उपसभापति जो था, ये डिप्टी चेयरमैन जो था राज्यसभा का, वह उसी सदन का सदस्य था। लेकिन यहाँ पे अगर लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा में दोनों स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, तो सदस्य किसके होते हैं, वह दोनों लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। अर्थात लोकसभा के सदस्यों में से किसी को क्या है, स्पीकर, और एक को डिप्टी स्पीकर चुन लिया जाता है। अब अगर यहाँ रेजिग्नेशन की बात की जाए तो रेजिग्नेशन कौन किसको देता है, तो जो लोकसभा का अध्यक्ष है वह उपाध्यक्ष को अपना रेजिग्नेशन देता है, और जो उपाध्यक्ष है वह अध्यक्ष को रेजिग्नेशन देता है। मतलब स्पीकर डिप्टी स्पीकर को एंड डिप्टी स्पीकर स्पीकर को। तो यहाँ से हम याद रख सकते हैं लोकसभा के साथ क्या है, उल्टा है, मतलब लोकसभा के आपस में एक दूसरे को देते हैं, स्पीकर डिप्टी स्पीकर को देगा एंड वाइस वर्सा। लेकिन राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में चेयरमैन जो होता है उपराष्ट्रपति होता है, तो उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है, उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है, और डिप्टी चेयरमैन अपना इस्तीफा किसको देता है, चेयरमैन को देता है। अगर बात की जाए आर्टिकल 97, तो 97 आर्टिकल सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला आर्टिकल है। 97 में क्या है, सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो जो आर्टिकल 97 है, तो आर्टिकल 97 में बताया गया है कि जो राज्यसभा के कौन होंगे, राज्यसभा के दोनों, एक चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, अर्थात राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। उसी प्रकार लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा का स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। तो इन चारों के क्या है, सैलरी एंड भत्तों के बारे में दिया गया है, सैलरी एंड अलाउंसेस की बात की गई है। तो अगर हम इनकी चारों की सैलरी और अलाउंसेस देखें तो यह क्या है, संसद विधि द्वारा नियमित होते हैं, अर्थात संसद विधि द्वारा नियत होते हैं। लेकिन अगर क्या है, संसद विधि द्वारा अगर नियत नहीं है तो जो दूसरी अनुसूची में, जो सेकंड शेड्यूल है, दूसरी अनुसूची है संविधान की, उसमें जो वर्णित है, अर्थात उसमें जो सैलरी एंड अलाउंसेस दिए गए उनके अकॉर्डिंग इनको सैलरी एंड अलाउंसेस मिलेंगे। या तो संसद विधि बनाकर नियत करेगी, अगर नहीं है तो क्या है, दूसरी अनुसूची में जो है सेकंड शेड्यूल में जिनका वर्णन दिया गया है, तो वहाँ पे क्या है, इनकी सैलरी एंड अलाउंसेस उस अकॉर्डिंग मिलेंगे। तो हम ये जो अनुसूचियाँ हैं उनको वीडियो में पढ़ेंगे, वीडियो के माध्यम से, पार्लियामेंट खत्म होने के बाद। तो अभी इसको यहाँ इतना ही याद रखा जा सकता है कि दूसरी अनुसूची के हिसाब से मिलेंगे, या फिर या तो संसद विधि बनाएगी या दूसरी अनुसूची के हिसाब से उनको सैलरी एंड अलाउंसेस मिलेंगे। तो आर्टिकल 97 मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बात की जाए आर्टिकल 100 की, तो आर्टिकल 100 जो है पार्लियामेंट के बारे में दिया गया है, और पार्लियामेंट में क्या है, वोटिंग एंड कोरम। तो सदनों में मतदान व गणपूर्ति की बात की गई है। तो सदनों में तो जो मतदान है, वोटिंग है, वोटिंग इन हाउस, मतलब वोटिंग इन हाउस का मतलब है दोनों लोकसभा और राज्यसभा। तो जब वोटिंग इन हाउस की बात की जाए तो कोई भी अगर विषय है, कोई भी सब्जेक्ट है या किसी भी चीज़ पे बहस चल रही है, तो वह क्या है, उसका निर्णय कैसे होता है, उसका निर्णय वोटिंग के द्वारा होता है। कोई भी बिल है, कोई भी विधेयक है, उसका निर्णय कैसे होता है, वोटिंग के द्वारा होता है। तो वोटिंग की बात की गई।
आर्टिकल 100 में बताया गया है वोटिंग एंड कोरम। अगर कोरम की बात की जाए तो कोरम क्या है, गणपूर्ति। कोरम क्या है, गणपूर्ति। तो इसमें बताया गया है कि अगर जो मेंबर्स हैं, जैसे राज्यसभा के मेंबर्स और लोकसभा के मेंबर्स, तो राज्यसभा के मेंबर्स मैक्सिमम मेंबर्स कितने, 250 और लोकसभा के 550। तो इनका क्या है 1/10, इनका 1/10। तो राज्यसभा के लिए 25 और इसके लिए 55। तो इनका 1/10 मतलब दोनों सदनों का अगर 1/10 क्या है, दोनों सदनों का 1/10 अगर प्रेजेंट नहीं है, दोनों सदनों का 1/10 अगर प्रेजेंट नहीं है तो वह क्या माना जाएगा कि इनका क्या है, कोरम पूरा नहीं है। अर्थात जो स्पीकर है या डिप्टी स्पीकर है, जैसे लोकसभा का स्पीकर और राज्यसभा का क्या है, सभापति, तो चाहे तो उस मीटिंग को क्या कर सकता है, उस मीटिंग को क्या है, स्थगित कर सकता है, एडजॉर्न कर सकता है, बोल सकता है कि अभी क्या है, इनका कोरम पूरा नहीं है, इतने बंदे प्रेजेंट होने चाहिए थे और इतने बंदे प्रेजेंट नहीं है, इसलिए क्या है, कार्यवाही को संचालित नहीं किया जाएगा। तो जब तक के कोरम पूरा नहीं हो जाता है, गणपूर्ति पूरी नहीं हो जाती है, तब तक क्या है, कार्यवाही जो है उसको एडजॉर्न किया जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है। तो आर्टिकल 100 में कोरम के बारे में बताया गया है कि कोरम कितने व्यक्तियों से मिलकर बनेगा, 1/10 से मिलकर बनेगा और इसमें वोटिंग भी बताई गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बिंदुओं के माध्यम से जो लोकसभा और राज्यसभा के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे वह आपको समझ में आए होंगे। और हमने लोकसभा और राज्यसभा के लिए एक अलग से वीडियो भी बनाया था, अलग अलग दोनों का, तो वहाँ से भी आपको आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।